वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। लास्ट की जो मैंने वीडियोस बताई थी इस्चेमिक हार्ट डिजीज एंड एंजाइना पेक्टोरिस, वो तो थी इससे प्रीवियस कंडीशन, यानी कि जब अपना मायोकार्डियल इंफार्क्शन की जो स्टेज होती है वो सबसे फर्स्ट स्टेज जो होती है दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, जहां पे एलडीएल का लेवल डिपॉजिट होना शुरू करता है। देन उसके बाद में एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन होती है जिसके अंदर सीवियर चेस्ट पेन होता है, और वो इंटरमीडिएट स्टेज होती है। द लास्ट द मोस्ट सीवियर स्टेज ऑफ द इस्चेमिक हार्ट डिजीज दैट इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, यानी कि आज अपन शुरू कर रहे हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसके बारे में क्या क्या इससे रिलेटेड बातें होती है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मैं आपको सारा सब कुछ बताऊंगा। आप पूरी वीडियो को देखना और आसान तरीके से समझना। शुरू करते हैं दैट इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन। देखो, मायोकार्डियम जो अपने पास में लेयर पाई जाती है किसकी, हार्ट की, यानी कि हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर होती है उसके अंदर जब इंफार्क्शन हो जाता है, इंफार्क्शन दो कारणों की वजह से होता है, या तो हाइपोक्सिया हो गया हो, या फिर ऑक्सीजन, भाई ऑब्वियस सी बात है हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, या फिर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन डिपॉजिट नहीं हो जा रही है, डिक्रीज हो चुकी है, उसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा। ठीक है, और हाइपोक्सिया लीड टू द इस्चीमिया हो जाएगा, और इस्चीमिया लीड टू द नेक्रोसिस, यानी कि नेक्रोसिस हो जाएगी उधर के एरिया की। यानी कि सभी को पता है जो मायोकार्डियम लेयर होती है हार्ट की, जिसका फंक्शन होता है हार्ट को बीट करवाना, प्लस में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो पावर होती है उसकी हार्ट की जो लेयर होती है दैट इज मायोकार्डियम लेयर होती है, उसके अंदर जब प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है ड्यू टू एनी इटियोलॉजी विच लीड टू द क्या, मायोकार्डियल इंफार्क्शन कर दे। ठीक है, ये था इसकी क्या कि भाई किस कारण की वजह से। अब होते भाई व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ द मायोकार्डियल इंफार्क्शन, भाई किस कारण की वजह से होती है। देखो एक बार इसकी डेफिनेशन बता देता हूं पहले मैं, ठीक है। इट इज द टाइप ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज, यानी कि IHD which is more severe and occur due to the partial or complete cessation of the, लिखते जाना आप एक लाइन, complete cessation of the किसका, ऑक्सीजन इनटू मायोकार्डियम। ठीक है, उसकी वजह से जो कंडीशन अराइज होती है दैट इज नोन एज मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, लिखते जाना बस, ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होती है मायोकार्डियम के लेयर के अंदर जब ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। अब इसके कारण, यानी कि किस कारण की वजह से, व्हाट आर द मेन कॉजेस ड्यू टू व्हिच द मायोकार्डियल इंफार्क्शन अकर। तो फर्स्ट वन व्हिच इज द मोस्ट कॉमन कॉज दैट इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, यानी कि कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होता है उस टाइम पे जो कंडीशन अराइज होती है उसे कहते हैं क्या, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सेकंड वन इज कैड हो सकता है, ठीक है। थर्ड वन विच इज कोरोनरी एम्बोलिज्म वगैरह पाया जा सकता है, ठीक है, एम्बोलिज्म या फिर स्पाज्म, ठीक है, यानी कि स्पाज्म हो सकता है। बाकी डिमांड बढ़ जाती है समटाइम्स, ठीक है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है, या फिर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो दीज आर द वेरियस फैक्टर लीड टू द किसको, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होती है। कैड का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है, ठीक है, कोरोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, या फिर स्पाज्म हो जाए, चिपक जाए, जिसको वेरिएंट एंजाइना भी कहते हैं। बाकी डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए, ओक्लूजन हो जाए, या फिर कोई और अदर कारण की वजह से अगर कोई लीड होती है, कोई डिजीज लीड होती है दैट इज नोन एज मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट कॉमन तो यही होता है हमेशा, ठीक है। बाकी इसके अलावा और फर्दर हो सकते हैं। अब मान के चलिए अगर ये क्या हुआ, इसने लीड कर दिया, किसने, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस फंस गया, ड्यू टू व्हिच क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, हाइपोक्सिक स्टेट होगी, हाइपोक्सिया विल लीड टू द इस्चीमिया, और इस्चीमिया लीड टू द नेक्रोसिस, नेक्रोसिस हो जाएगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मायोकार्डियम लेयर की बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, हाइपोक्सिया की वजह से एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रही है तो वहां पे क्या रिलीज होगा, सर प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रेडिकाइनिन, यानी कि ब्रेडिकाइनिन रिलीज होगा। ये पेन मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है, ये पेन मीडिएटर्स होते हैं। पेन जो सीवियर पेन होता है वो कोज करता है कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, साइटोकाइनिन करके भी आती है। तो ये जो जितने भी केमिकल मीडिएटर्स होते हैं ये पेन को एग्रीगेट करवाते हैं, बढ़ाते हैं, प्लस में एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे ये रिलीज होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द मायोकार्डियल इंफार्क्शन।
देन उसके बाद में क्या होता है कि देखो अगले मान के चलिए ये सारा सब कुछ हो गया, तो जो पेशेंट है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का उसके फर्स्ट 6 आवर के अंदर, यानी कि फर्स्ट 6 आवर के अंदर क्या होगा, CBSE यानी कि साइनोटिक हो जाएगा पेशेंट, ब्लूइश हो जाएगा, ठीक है, ब्लू कलर का ब्लूइश हो जाएगा उधर के लिए, स्वेलिंग होगी, ठीक है, और एडिमेटस हो जाएगा, यानी कि थोड़ी सी स्वेलिंग होगी तो एडिमेटस तो होगा ही होगा, ठीक है। तो दिस आर द फर्स्ट 6 आवर्स के अंदर साइन देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद जो इसके अंदर साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे दैट इज आफ्टर 48 टू 72 आवर्स, 72 आवर्स पे क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, दीज आर सबसे पहले ग्रे या फिर येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है, ग्रे या फिर येलो कलर का, प्लस में इसके अलावा क्या होगा सर, न्यूट्रोफिल्स आके अडेयर होगी उसके ऊपर, न्यूट्रोफिल्स गेट डिपॉजिट, ठीक है। ये सब कुछ किसके अंदर देखने को मिलेगा, 48 टू 72 आवर व्हिच इनटू द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब एमआई का अटैक आ चुका है उसके 7 टू 10 डेज बाद में, ठीक है, 7 टू 10 डेज आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 7 टू 10 डेज इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, दैट इज इसके अंदर जो देखने को दैट इज ग्रेनुलेशन होगी, ठीक है, यानी कि ग्रेनुलेशन होने लग जाएगी, और आफ्टर 2 से 3 मंथ, यानी कि 2 से 3 मंथ बाद में क्या होगा, 2 से 3 मंथ बाद में सर इट चेंज इनटू फाइब्रोसिस, यानी कि फाइब्रोसिस हो जाएगा उस एरिया का जहां पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुई। तो दीस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइन सिम्टम्स दैट इज मेनली सीन इनटू द मायोकार्डियल इंफार्क्शन। वैसे अगर मैं बताऊं तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंटीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन, पोस्टीरियर, लेटरल, इंफीरियर, ये सारे तरह की मायोकार्डियल हो सकती है, एसटी एलिवेटेड, नॉन एसटी एलिवेटेड, और बाकी अगर इसकी विड्थ की बात करें तो ट्रांसम्यूरल होता है, इंट्राम्यूरल होता है, और बाकी सब एंडोथेलियल करके आती है, वो भी पाई जाती है किसके अंदर, एमआई के जो टाइप्स वगैरह होते हैं, पर वो इतना कॉमनली पूछते नहीं है। तो बस मेन चीज आप याद रखना कि भाई ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है और ये इसके साइन सिम्टम्स पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये चीजें अक्सर होती है। अब इसके मेन जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, यानी कि व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मैं आपको बहुत ही जो स्पेसिफिक जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस में पूरी डिजीज कंप्लीट हो जाए, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। बाकी इसके अलावा इसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत और भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बट वो मेजरली नहीं पूछते। मेन जो चीजें हैं वो मैं आपको सारा क्लियर करवा दूं मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर। चलिए शुरू करते हैं, दैट इज साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो ऑनसेट हमेशा कैसी होती है सर, सीवियर होती है, ठीक है, सीवियर होती है, ऑनसेट हमेशा सीवियर पेन होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा सडन होती है, सडन होती है। लोकेशन कहाँ होती है सर, लोकेशन मेनली हमेशा वही मैंने पिछले में बताया था एंजाइना पेक्टोरस के टाइम पे भी कि सर इट इज मेनली सीन इन द स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम, मिड स्टर्नम, ठीक है, मिड स्टर्नम के ऊपर पाई जाती है, और रिट्रोस्टर्नम पाई जा सकती है, ठीक है, रिट्रोस्टर्नम पाई जा सकती है, और बाकी बिटवीन द लंग्स भी पाया जा सकता है, जो कि पेन का लोकेशन होती है, ठीक है। अब पेन कितने तरह का होता है, कैसा तरह का होता है, क्वालिटी ऑफ पेन कैसा होता है, तो हमेशा चोकिंग पेन होता है, ठीक है, डल होता है, हैवी होता है, क्रशिंग होता है, स्क्वीजिंग होती है, ठीक है, और स्ट्रेंगलिंग होती है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पेन विच इज मेनली अकरिंग टू द किसके अंदर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर। तो क्वालिटी होगी, लोकेशन होगी, ऑनसेट हो गई है। बाकी इसके अलावा क्या होता है सर, मतलब कि कैसे रेडिएट करता है पेन, तो पेन रेडिएट फ्रॉम, सबसे पहले सीएनजी से याद रखना, ठीक है, सीएनजी होती है, आप सीएनजी याद रखना, चेस्ट, नेक से जाएगा, फिर जो जबड़े तक जाएगा, देन शोल्डर तक जाएगा, ठीक है, फिर आर्म के अंदर जाएगा, फिर फोर आर्म के अंदर जाएगा, और देन उसके बाद में रिंग फिंगर तक जाएगा, ठीक है। रिंग फिंगर आपको पता ही होगा, जो ये वाली उंगली होती है, तो दिस इज द रिंग फिंगर, और बाकी ऐसे ये रेडिएट करेगा। और मैक्सिमम कितने देर तक होता है सर, ये सर 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक होती है, ठीक है। और आप कितना भी रेस्पिरेशन दे लेना, कितना भी नाइट्रोग्लिसरीन दे लेना, रिलीव नहीं होगा। रेस्पिरेशन और नाइट्रोग्लिसरीन से नॉट रिलीव, ठीक है, रिलीव नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे कैसा कैसा पेन होता है मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया, लोकेशन बता दिया, क्वालिटी बता दी है, प्लस में कैसा ये पेन पाया जाता है। देन उसके बाद में
इसकी। और अगर साइन सिम्टम्स कंपनसेटरी साइन सिम्टम्स आते हैं वो तो आपको देखने में मिलेगा, दैट इज रेस्टलेसनेस वगैरह हो गया, एनेक्सियस हो जाता है, चिंताजनक हो जाता है, सीवियर चेस्ट पेन पाया जाता है, ठीक है। प्लस में इसके अलावा क्या होता है सर, हाइपोटेंशन या फिर हाइपरटेंशन दोनों हो सकती है, ठीक है, और हाइपरटेंशन कुछ भी हो सकता है इसके अंदर से। और बाकी इसके अलावा डाइफोरोसिस वगैरह भी पाए जाते हैं, ज्यादा पसीने आएंगे, ठीक है। तो दीज आर आल्सो द कंपनसेटरी साइन सिम्पटम्स व्हिच कैन बी सीन इनटू द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देन उसके बाद में होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी कि कैसे पता चलेगा कि पेशेंट इसके द्वारा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के द्वारा ग्रसित है। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, जनरल की जाती है, दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन। उसे पूछ लिया जाता है कि आपकी कोई पहले की कोई अटैक तो नहीं है, या फिर आप क्या ज्यादा डाइट चेंजमेंट क्या है, कैसे क्या उसकी सब कुछ फैमिली हिस्ट्री प्लस फिजिकल हिस्ट्री प्लस उसमें सारी जो हिस्ट्री ले ली जाती है। देन उसके बाद में सबसे पहले ईसीजी करवा ली जाती है, जो जनरल पाया जाता है। ईसीजी करवाने के बाद में एसटी एलिवेटेड पाया जाएगा, ठीक है, जो इसके अंदर साइन सिम्टम्स पाए जाते हैं एसटी एलिवेटेड। प्लस में सेकंड नंबर होता है टी वेव का इन्वर्जन हो जाता है, और क्यू वेव एबनॉर्मल होती है, ठीक है, क्यू वेव एबनॉर्मल होती है। तो दिस इज द मेन 3 ईसीजी चेंजेस सीन इनटू द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जब ये ईसीजी चेंज करवा ली गई है, देन इसके बाद में जो अपने पास में मार्कर्स होते हैं, इसके कार्डियक मार्कर्स होते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले आता है मायोग्लोबिन। क्वेश्चंस यहां से आते हैं बहुत जगह पर, पूछा जा चुका है कि मायोग्लोबिन होता है, ठीक है। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो मसल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है, मसल्स के अंदर पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, और ये रिलीज हो जाता है ब्लड के अंदर। कब? जब मसल डैमेज होती है, यानी कि जब मसल डैमेज हो जाती है उस टाइम के ऊपर ये प्रोटीन रिलीज होता है, जो बताता है हमें कि भाई हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं इंजुरी भी है। बट ये स्पेसिफिक नहीं होता है, मे बी ये 1 आवर के बाद में आ जाता है, एमआई के 1 घंटे बाद में आ जाता है, और 6 से 7 घंटे बाद में ये चला जाता है, ठीक है। यानी कि ये एब्सेंट हो जाता है 6 से 7 घंटे के अंदर, और प्रेजेंट होता है आफ्टर 1 आवर, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल लेवल होता है दैट इज कितना होता है सर, नॉर्मल लेवल होता है दैट इज 9 माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है, 9 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है क्या इसका नॉर्मल लेवल। देन उसके बाद में क्या होता है, सॉरी नहीं 90 है, ठीक है, सॉरी 90 है ये। और बाकी इसके अलावा क्या होता है, सेकंड नंबर पे होता है अपने पास में ट्रोपोनिन, यानी कि जो टोकोमर्स होता है, आइसोमर्स होता है, उसके अंदर होती है ट्रोपोनिन आती है अपने पास में, कार्डियक मार्कर्स। ये मोर स्पेसिफिक होता है। मान के चलिए जो मायोग्लोबिन होता है वो तो भाई कहीं पे अगर पेरिफेरली और भी मसल्स डैमेज होते हैं तो वहीं पे भी रिलीज होता है। क्वेश्चन समटाइम्स से पूछा जाता है कि अगर ब्लड के अंदर 110 माइक्रोग्राम पर लीटर पाया जा रहा है तो वो क्या शो कर रहा है, तो आपको बताना होगा कि वो मसल इंजरी को शो कर रहा है या फिर इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को शो कर रहा है। तो ये डाटा दी जाती है, डाटा नॉर्मल लेवल याद रख लेना। ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन का मतलब क्या होता है, ट्रोपोनिन भी मोर स्पेसिफिक होती है, प्रेजेंट होता है किसके अंदर, मायोकार्डियल लेयर के अंदर, मायोकार्डियल लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है ये। इसका क्या मेन फंक्शन होता है, देखो मायोकार्डियल लेयर किसके द्वारा पाई जाती है, जो हार्ट के अंदर पाई जाती है, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर होती है उसके अंदर ट्रोपोनिन ये प्रेजेंट होता है। ट्रोपोनिन 2 तरह का होता है, टोकोमर और आइसोमर। आपने देखा होगा अगर आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हो, जब मैं हॉस्पिटल के अंदर काम करता था तो उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारे पेशेंट जिसके अंदर ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि हाँ इसके अंदर एमआई हो सकता है, तो एक टेस्ट आता है ट्रोपटी टेस्ट कहते हैं, कि ट्रोपटी किट टाइप की आती है जो लाया जाता है, उसके अंदर ब्लड उसका सैंपल को डाल दिया जाता है और उसके 2 से 5 मिनट 7 मिनट बाद में उसको चेक किया जाता है। जो रैपिड टेस्टिंग किट होती है उसके अंदर ट्रोपटी डाल के ट्रोपटी के द्वारा पता चलता है कि भाई हाँ इसके अंदर कोई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चांसेस तो नहीं है। तो टोकोमर क्या होता है, टोकोमर के अंदर मेनली यही होता है कि देखो सर ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है टोकोमर का दैट इज सर ये 2 से 4 घंटे के अंदर तो आता है, ठीक है। 24 घंटे पे पीक रहता है हमेशा, एमआई के बाद बता रहा हूं ये मैं। और ये क्या रहता है टोकोमर 7 to 10 डेज बाद तक कंप्लीट रहता है ब्लड के अंदर। तो ये आसानी से बता देगा कि एमआई वगैरह हो तो नहीं रहा है। बाकी इसका जो टोकोमर का नॉर्मल लेवल होता है दैट इज नॉर्मल लेवल होता है दैट इज 0.09 नैनोग्राम पर लीटर, ठीक है। ये होता है किसका नॉर्मल लेवल ऑफ टोकोमर का। और मैं आइसोमर की बात बताऊं, ये सबसे स्पेसिफिक होता है, मोस्ट स्पेसिफिक जो एमआई को बता देगा दैट इज 2 से 4 घंटे बाद में यह प्रेजेंट होता है, 24 घंटे पे पीक रहता है और 48 से 72 घंटे पे ये चला जाता है, ठीक है। 48 से 72 घंटे हावर के बाद में ये खत्म हो जाता है। मोर स्पेसिफिक देन द टोकोमर, सबसे स्पेसिफिक हमेशा आइसोमर होता है, ठीक है। और जो इसका नॉर्मल लेवल होता है दैट इज कितना होता है सर, दैट इज
0.5 नैनोग्राम, ठीक है, नॉर्मल लेवल होता है दैट इज 0.5 नैनोग्राम पर लीटर। तो दिस इज द नॉर्मल लेवल ऑफ द आइसोमर। बाकी इसके अलावा क्या होता है कि सर, बाकी इसके अलावा कोई भी चीजें नहीं होती है, बस यही पाया जाता है। अब आखिरी की एक बात और बता देता हूं, एक मार्कर और पाया जाता है अपने पास में, विच इज CPKMB, यानी कि क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज। ये जो अपने पास में कार्डियक मार्कर पाया जाता है, दैट इज मेनली किसके बारे में पाया जाता है? ये एक तो इंटरमिटेंट जो बार बार होने वाले अटैक्स के बारे में बताता है, ठीक है। 155 नैनोग्राम पर लीटर इसका नॉर्मल लेवल होता है, ठीक है, यूनिट, सॉरी 155 यूनिट पर लीटर होता है। बाकी इसके अलावा क्या होता है, ठीक है, बाकी इसके अलावा क्या होता है सर, ये 2 से 4 घंटे पे प्रेजेंट होता है, 24 घंटे पे पीक हो जाता है और 48 से 72 घंटे पे ये रिलीव चला जाता है, हट जाता है, ठीक है। तो दिस इज द वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज होता है। और देन इसके अलावा क्या होता है, बाकी इसके अलावा सर AST वगैरह भी किया जा सकता है, LDH लैक्टोडिहाइड्रोजिनेज करके भी एक टेस्ट होता है, वो भी किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा सर इसके अंदर मूगा टेस्ट किया जाता है, मूगा यानी कि मल्टी गेटेड कार्डियक पूलिंग टेस्ट होता है, ये बताता है, ये किसको बताता है? इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को बताता है। प्लस में ये किसको बताता है? वेस्कुलर फ्लो को बताता है, वेस्कुलर फ्लो को बताता है। बाकी इसके अलावा ये किसको बताता है? वेस्कुलर फ्लो को बताता है। बाकी इसके अलावा ये नॉर्मल जो फ्लो होता है अपने पास में वेन्स का, वेस्कुलर का, उसके बारे में ये बताता है, फ्लो इफेक्ट होता है, ठीक है, उसको ये बताता है। दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में? मल्टीगेटेड। ऊपर और एक थैलियम स्कैन आता है, ठीक है। थैलियम स्कैन क्या होता है? दैट इज टेल अबाउट द सरफेस इंजरी, यानी कि कोई सरफेस इंजरी तो नहीं हो जाती है, किसके ऊपर? सरफेस इंजरी। जो किसके बारे में बताती है? सरफेस इंजरी। सरफेस इंजरी टेल्स अबाउट द जो सरफेस के डैमेज हो जाती है हार्ट को, उसको बताती है, ठीक है, ये थैलियम स्कैन बताता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में? वेरियस टाइप्स ऑफ कार्डियक मार्कर्स के बारे में। अब मैं बताता हूं इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो इसका मैनेजमेंट होता है, पेशेंट आया MI का, बहुत जगह इंटरव्यू में, जब मैं इंटरव्यू दिया था GMCH का, उस टाइम पे क्वेश्चन ये आया था। प्लस में इसके अलावा जो और भी वेरियस टाइप्स ऑफ कॉलेजेस वगैरह जाते हो आप इंटरव्यू वगैरह देने, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन का कोई पेशेंट आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप उसका कैसे इलाज करोगे? तो सबसे पहले क्या होता है कि देखो, नार्कोटिक एजेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, नार्कोटिक एजेंट दिए जाते हैं। कौन से वाले? मोर्फिन हो गया, ठीक है, मोर्फिन हो गया, मेप्रिडिन वगैरह हो गया। मेप्रिडिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी? पेनक्रियाज के अंदर दी जाती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा क्या होता है कि मेप्रिडिन पेनक्रियाज के अंदर दी जाती है, बाकी उसको छोड़ दो। मोर्फिन, मेप्रिडिन हो गया, ये क्या करता है? ये पेन को कम कर देता है एक बार में, ठीक है, पेन गेट डिक्रीज, जिसकी वजह से जो पेशेंट टेंशन में आता है कि मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मेरे पे MI अटैक हो रहा है, वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करवा देगा, क्योंकि हाइपरटेंशन वगैरह जो एंजाइटी थी वो एंजाइटी को कम कर देगा। एक बार पेन कम हो गया, देन उसके बाद में क्या होता है? आफ्टर 6 आवर या फिर विद इन 6 आवर, ठीक है, विद इन 6 आवर के अंदर क्या शुरू कर दी जाती है? थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। कौन सी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग? सर सबसे पहले जो शुरू की जाती है चीज स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गई, यूरिकाइनेज हो गई, ठीक है, यूरिकाइनेज हो गई। बाकी इसके अलावा एल्टीप्लेज दी जाती है, ठीक है, एल्टीप्लेज दी जाती है, रेल्टीप्लेज दी जाती है, और बाकी इसके अलावा प्लाज्मिनोजन दिया जाता है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स जो थ्रोम्बस को बनने नहीं देती है, विद इन 6 आवर इसको शुरू करते हैं। बाकी इसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरिकाइनेज होता है, इसके अंदर हमेशा और क्या रखा जाता है? सर फ्रेगमाइन वगैरह दिया जा सकता है, ठीक है, और बाकी इसके अलावा एंटीकोगुलेंट ड्रग दी जाती है, ठीक है, एंटीकोगुलेंट ड्रग दी जाती है, ठीक है। एंड इसके बाद जो ट्रीटमेंट बता रहा हूं, ठीक है, एंटीकोगुलेंट के अंदर कौन सी आती है? सर एंटीकोगुलेंट के अंदर हिपेरिन, आपने पढ़ाई होगा, हिपेरिन, वारफरिन, ठीक है, वारफरिन दी जाती है, फ्रेगमाइन, ठीक है, फ्रेगमाइन जिसे कहते हैं, और बाकी इसके अलावा ये सारे सब कुछ उसके अंदर दी जाती है। इनोक्जा हिपेरिन आती है, ठीक है, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन होती है, इनोक्जा हिपेरिन, वो भी दी जाती है। ये क्या करती है? देखो इसके अंदर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
अभी लास्ट साल जो रिसेंटली दिल्ली एम्स का पेपर हुआ था उसके अंदर इसका रूट पूछ रखा था कि जो इनर जो हेपेरिन होती है वो किस रूट के द्वारा दी जाती है। तो ऑप्शन में हमेशा सबक्यूटेनियस को टिक करके आना। प्लस में सेकंड नंबर पे क्या होता है, सबक्यूटेनियस होता है। सबक्यूटेनियस के बाद में सेकंड नंबर पे क्या होता है, देखो एक तो ये होती है प्री-फिल्ड सिरिंजेस आती है इनकी, ठीक है, प्री-फिल्ड सिरिंजेस आती है। अच्छा, इनोजेपेरिन की, और कभी भी मसाज नहीं की जाती है, ठीक है, मसाज कभी नहीं की जाती है। नो एयर मतलब कि एयर एस्पायरेशन नहीं करते हैं, ठीक है, और पीटीआईएनआर चेक की जाती है, ठीक है, एपीटीटी, ठीक है, एपीपीटी एपी यानी कि एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक किया जाता है, जो कि होता है 26 से 32 सेकंड नॉर्मल, ठीक है, और इसको 1.5 से 2 गुना और बढ़ाया जा सकता है, 1.2 से 2 सेकंड तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि ये 70 तक हो सकता है, 70 सेकंड तक नॉर्मल होता है। और किसी का 90 है या फिर 100 है तो उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, किसी का 50 है तो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, इनोजेपेरिन के बारे में। बाकी इसके अलावा वारफरिन होती है अपनी, वारफरिन के अंदर हम ये इंट्रिंसिक पाथवे पे काम करता है, जो ब्लड कोगुलेट होता है उस टाइम के ऊपर जो थक्का बनता है, चोट लग जाती है, उस टाइम पे ये इंट्रिंसिक पाथवे पे काम करता है। ये वारफरिन होती है, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के ऊपर काम करती है, ठीक है, और इसका जो नॉर्मल टाइम होता है दैट इज 9.6 से 11.5 करके सेकंड होता है अपने पास में, वो इसका नॉर्मल टाइम होता है। प्लस में इसके अलावा क्या होता है कि सर इसके अंदर 2 से 3 सेकंड तक इसको मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। प्लस में इसके अंदर पीटी टाइम चेक किया जाता है, पार्शियल थ्रोपॉइंट होती है या फिर आईएनआर वगैरह चेक की जाती है। आईएनआर का मतलब होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द इसका एमआई का, ठीक है। बाकी इसके अलावा सर्जिकल के अंदर कोरोनरी एंजियोग्राफी की जा सकती है और एंजियोप्लास्टी की जा सकती है, ठीक है। सर्जिकल के अंदर क्या किया जा सकता है, पीटीसीए की जा सकती है और बाकी सीएबीजी की जा सकती है सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर। और बाकी इसके अलावा ये ब्लीडिंग के इसके अंदर प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। ये जो मैंने मेडिकल मैनेजमेंट बताया इसके अंदर ब्लीडिंग अगर ना हो जाए पेशेंट को उससे प्रिवेंट करवाना पड़ता है। और बाकी सर्जिकल मैंने आपको बताया दिया है। नर्सिंग के अंदर याद रखना ओनम से शुरू करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन सबसे पहले, नाइट्रेट्स, देन उसके बाद में एंटीप्लेटलेट और बाकी फिर मॉर्फिन वगैरह दी जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसका मैनेजमेंट। बाकी रेस्ट वगैरह रेशियो वगैरह वो देख लिया जाता है। एक टर्म आती है दैट इज ड्रेसलर सिंड्रोम, ठीक है। ड्रेसलर सिंड्रोम क्या होता है, ड्रेसलर सिंड्रोम जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ड्रेसलर सिंड्रोम के अंदर पेरिकार्डाइटिस हो जाती है, प्लस में पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है और प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। इन तीनों टर्म को प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ये होता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन। इसकी वजह से जुगुलार वेन डिस्टेंशन पाई जाती है, ठीक है, जुगुलार वेन डिस्टेंशन पाई जाती है। मफ्ड हार्ट साउंड आती है, इसके साइन सिम्पटम्स बता रहा हूं, मफ्ड हार्ट साउंड आती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो सकती है और बाकी इसके अलावा क्या होती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जो जुगुलार वेन डिस्टेंशन होती है और सिस्टमैटिक कंजेशन पाई जाती है, ठीक है, सिस्टमैटिक कंजेशन पाई जाती है जो इसके कॉम्प्लिकेशन के अंदर हो सकती है। और बाकी एमआई का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि अर्दमियाज होती हैं, रेट रिदम टाइम वगैरह खराब हो जाता है दिल के हार्ट का, उसकी वजह से होती है। बाकी वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी और कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। और एक लाइक जरूर करके जाना अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। चैनल आपका ही किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। और बाकी मेरे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर। तब तक के लिए सभी भाइयों को